स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य डिस्कशन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य किस लिए डिस्कशन कर रहे हैं? बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम लगा हुआ है। स्टेट का एग्जाम आप सभी का लगेगा टीआरई 4 से पहले, और टीजीटी पीजीटी का यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगेगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपीयर हो रहे हैं उनके लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 75 में से 80 की सीरीज चलाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। अगर आप सभी इस चैनल को ज्वाइन करते हैं और इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सभी टीआरई 4 में एक पोस्ट जरूर ले लेंगे, और 80 में से 75 प्रश्न आप सभी के हिंदी के आ जाएंगे। जो क्वालिफाइंग 15 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो भी इसी से को आप सभी के डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हिंदी साहित्य चल रहा है। उसके साथ में या बाद में हिंदी व्याकरण भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दिए जाएंगे। इसके पैरेलल में आप सभी का प्रैक्टिस सेट चलेगा। हो सकता है कल से आप सभी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि टीआरई 4 आप सभी को पता है कि फरवरी लास्ट में आना है। तो जब फरवरी लास्ट में टीआरई 4 आना है तो आप सभी को कमर कसनी ही होगी, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। और टीआरई 4 जब आना है तो उसके पहले हो सकता है स्टेट का नोटिफिकेशन दे दें और अपीयर वालों को मौका दे दें। ठीक है, तो उनकी कुछ जो आयोग की है वो कुछ अलग मंशा होगी, तो मंशा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को पता ही चल जाएगी। तो स्टेट वाले जितने छात्र छात्राएं हैं वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लें। अगर यही सीरीज़ 1 घंटे 1.5 घंटे आप सभी लोग देखते हैं तो आप सभी को कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सभी आराम से स्टेट क्वालीफाई कर जाएंगे। टीजीटी पीजीटी का जो यूपी का एग्ज़ाम है, या डीएसएसबी का, या राजस्थान आरपीएससी ग्रेड 1 का, इसी से सब कुछ कवर हो जाता है। एनवीएस केवीएस सब कुछ, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लाइन टू लाइन कवर करवाए जा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़कर विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। दोस्तों यह पार्ट चौथा है। आज आप सभी का आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, और यह मेरे द्वारा, मेरा नाम ललित द्विवेदी है। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बड़ा भाई, किसी का छोटा भाई हूँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए 200 प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है। आदिकाल के ही सिर्फ 200 प्रश्न होंगे, बाकी आप सभी के रीत काल आएगा, उसके अलग से भक्त काल आएगा, उसके अलग से आधुनिक काल आएगा, उसके अलग से। ठीक, और बाकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे डिस्कशन किए जाएंगे हिंदी साहित्य से संबंधित। आप लोग नाटक, एकांकी, सब कुछ यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। दोस्तों आप सभी को प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यह आज मेरी 5वीं वीडियो है, और आने वाले समय में आप सभी को पेड बैच के नोट्स जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी ज्वाइन करके रख लीजिए। और जिसको जो छात्र आप सभी के नज़रों में तैयारी कर रहा हो कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा है, या स्टेट की तैयारी कर रहा है, या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, इवन केवीएस और एनवीएस डीएसएसबी कहीं की भी तैयारी कर रहा है, आप लोग यह क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मुझे मनोबल मिलता रहेगा। तो आप सभी के लिए यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वैसे सीरीज यह कंटिन्यू रहेगी, चाहे इसमें 5 व्यूज़ आएँ, चाहे 6 व्यूज़ आएँ, जो रेगुलर बंदा देखता रहेगा उसके लिए मैं एक भी अगर कैंडिडेट इसको देखता है, स्टूडेंट्स देखता है, तो मैं उसके लिए यह वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। आदिकाल का यह लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। तो दोस्तों आज प्रश्न सारे डिस्कशन हो जाएंगे, जितने भी प्रश्न बचेंगे सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 130 130 प्रश्न देख चुका हूँ, 130 प्रश्न देख चुका हूँ, और अब आज पूरे आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं सीरीज को। दोस्तों कल हम लोगों ने छोड़ा था 131 नंबर प्रश्न से। 131 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने कल छोड़ा था। 130 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाइए और इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर छूट जाएगा तो फिर छूटता ही रहेगा, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोग साथ साथ में चलते रहेंगे तो आप सभी की बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट हो सकता है कल से आप सभी को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाए, तो आप सभी को एक भी बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। इस चैनल का वादा है, और 80 में से 75 का भी वादा है। 80 में से 75 भी आप लिख कर आएंगे। एक 2021 का प्रश्न है, या टीजीटी का प्रश्न है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो अपभ्रंश में पूछ रहा है, दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो जयेंदु ने किया। किस कवि ने किया? तो जो जयेंदु ने किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह एक्सप्लेन भी पढ़ने वाला है। अगर एक्सप्लेन पढ़ लेंगे तो आगे के 2-3 क्वेश्चन आप सभी के लिए ईजी हो जाएंगे। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि हैं जयेंदु। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगसार तथा परमात्मा प्रकाश। तो परम पयासु, जिसे परमात्मा प्रकाश कहते हैं, उसे परम पयासु भी कहते हैं। योगसार जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ है, योगसार जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ है, वहीं परमात्मा प्रकाश क्या है? आत्मा, परमात्मा, द्रव्य, गुण, कर्म, पाप पुण्य, परम समाधि इत्यादि का भी वर्णन करता है। ठीक, तो जयेंदु को योगिंदर भी कहा जाता है। तो जयेंदु का दूसरा नाम क्या है? योगिंदर।
यह प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों। आप सभी सोचते होंगे कि प्रश्न कहाँ से बना देता है, वो अलग से कोई प्रश्न नहीं लाता है एग्जामिनर, यहीं से प्रीवियस ईयर से ही आगे पीछे से प्रश्न उठा लेता है। 132 नंबर प्रश्न है, टीजीटी 2005 का प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है, यह बताना है आप सभी को। संदेश रासक, आल्हाखंड, भक्तमाल या जयमंक जयंस चंद्रिका। तो भक्तमाल नहीं है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है। तो भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। भक्तकालीन कवि थे, जो कि भक्तकाल के कवि कौन थे? नाभादास, वही भक्तमाल कवि रचना भी इनकी। तो आप लोग इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, भक्तकालीन, नाभादास, भक्तकाल इनकी रचना है। ठीक, तो भक्तमाल इनकी रचना है, भक्तकाल नहीं, भक्तमाल। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा जाता है। तो भक्तमाल का सुमेरु किसे कहा जाता है? भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल भक्तमाल का सुमेरु किसे कहा गया है? तो तुलसीदास जी को कहा गया है। इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 316 छप्पन और 200 भक्तों का चरित्र है। ठीक है। भक्तमाल की टीका 712 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रियादास की है। ठीक है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसकी? अब्दुल रहमान की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका आप सभी को पता है, मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी? मधुकर भट्ट की रचना है। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? किसकी है? मधुकर भट्ट जी की है। चलिए दोस्तों, 133 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? कौन सा कवि आदिकाल का कवि नहीं है? तो नाभादास आदिकाल के कवि नहीं। अभी आप सभी ने देखा कि भक्तकालीन कवि है, और इनकी रचना कौन है? भक्तमाल। भक्तमाल में सुमेरु किसे कहा गया? तुलसीदास जी को कहा गया है। ठीक है। तो भक्तमाल का सुमेरु कौन है? तुलसीदास है। किसमें कहा गया? भक्तमाल में कहा गया। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है। ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए। और अच्छा, नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। यह पूछा गया प्रश्न है टीआरई में ही कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना की। ठीक, इन्होंने अष्टयाम की रचना की। रचना भक्त श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। तुलसीदास के समकालीन थे। कौन थे? तुलसीदास के यह समकालीन थे। कौन समकालीन थे? नाभादास। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 134 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2011 पीजीटी का प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की कौन सी रचना है? विद्यापति पदावली। तो यही रचना आदिकाल की है। तो विद्यापति की पदावली की रचना किसने की थी? तो विद्यापति ने की थी। तो यह रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इतना याद रखना, कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण। ये भी पूछा जा सकता है आप सभी के लिए। ठीक है। सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत, ये किस भक्त काल की रचनाएं हैं? तो सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत यह भक्त काल की रचनाएं हैं। तो सूरसागर सूरदास जी ने लिखा है, और बीजक किसने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकालीन साहित्य रस का वीर रस है, इसीलिए इसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को क्या कहा? आप लोग बताइए। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है वीरगाथा काल कहा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया? वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये इतना याद रखना, बाकी आप सभी के लिए है। कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ नहीं है, पूछने जाने वाला लायक कुछ नहीं है। 2023 का बीपीएससी टीजीटी का प्रश्न देख लीजिए, वही बना। इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो विद्यापति के पिता का नाम क्या है? आप सभी को बताना है। ठीक है। तो विद्यापति के पिता का नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं। शिव सिंह, कीर्त सिंह के दरबार में, यहाँ पर देख लीजिए। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन इसका सही है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, विद्यापति आदिकाल के कवि थे। इनका जन्म बिहार के मिथिला मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। ठीक, तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्त सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर नाम था। यहाँ पर ऊपर दिया उमापत ठाकुर या रमापत ठाकुर, कमलापत ठाकुर। तो उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ठीक है। सभी कंफ्यूज होते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ कहने को नहीं। 137 नंबर प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 138 नंबर प्रश्न। 138 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा है दोस्तों? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं।
ठीक, यहाँ पर ऊपर दिया गया था एक्सप्लेन, मैंने डिस्कशन नहीं किया, तो आप लोग देख लीजिए। विद्यापति की 14 ग्रंथों की रचना है। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत और अवहट्ट भाषा में। ये डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, मेरा मन करे तो मैं क्वेश्चन करवा दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन क्वेश्चंस करवाने से मतलब नहीं कि जब तक एक्सप्लेन आप लोग नहीं पढ़ाएंगे। कीर्तलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है। कौन सी तीसरी रचना, कौन सी? पदावली है, जिसकी भाषा मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आप लोग देख लेना, तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा क्या है? मैथिली है। तो पदावली की भाषा कौन सी? मैथिली है। आप लोग को याद होना चाहिए और यह भूलना नहीं, कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचना है। चलिए दोस्तों, कीर्तलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। अब यह पूछ लिया जाएगा कीर्तलता क्या है, तो प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा क्या है? अवहट्ट है। तो कीर्तलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है। कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। कहाड़ी किसे कहा है? किसे कहा है? कीर्तलता को। ठीक है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, ठीक है, शैव सर्वस्व सार, क्या? शैव सर्वस्व सार, और आगे है गंगा वाक्यवली, दान। ऐसी हैं रचनाएं। ठीक, गंगा वाक्यवली, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, विभाग सार, वर्षकृत, गयापतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? गोरक्ष विजय किसका प्रसिद्ध नाटक है? किसका नाटक है? विद्यापति का। ठीक, चलिए दोस्तों, इनकी संख्या कितनी बताई? ग्रंथों की संख्या 14 बताई गई है। 138 नंबर प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित हैं। 2014 KBS का प्रश्न है। 139 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। दान वाक्यावली के रचना कौन है? विद्यापति। ये याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूके PGT की 2020 का प्रश्न है और यह TRE स्टेट में पूछा 100% जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल करते चलिए ना, कि आप सभी एक एक प्रश्न ध्यान से देखते चलना। ठीक है, यह DSSB PGT की 2021 का प्रश्न है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली। इनको मैथिली में लिखते थे। ठीक है। 141 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। कीर्तलता जो है, इसको अवहट्ट कहते हैं, इसको कहाड़ी भी कहा जाता है। क्या? अवहट्ट, और यह अवहट्ट रचना है, और इसको कहाड़ी भी कहा है विद्यापति जी ने। यह 2003 TGT का प्रश्न है। 142 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है? यह बताइए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। यूके PGT 2020 का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। ठीक है, ये चलिए 143 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए। यहाँ पर देखना चाहिए तो देख लीजिए एक्सप्लेन आप सभी। ठीक है, एक्सप्लेन देख लीजिए। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति के पद अधिकतर क्या है? श्रृंगार रस के हैं। ठीक है, जिनमें नायक राधा कृष्ण है। नायिका राधा है और नायक राधा कृष्ण है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, इनकी पदावली है। मैथिल कोकिल के कारण इनकी पदावली ऐसी रचना है जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। ठीक है, तो पदावली किस भाषा में? मैथिली भाषा में। विद्यापति क्या यार, मुझसे निकल गया बाय मिस्टेक, क्षमा करना। विद्यापति शैव थे। विद्यापति क्या थे? शैव थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त रूप में नहीं। ठीक, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के आजकल चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। तो यह आप लोग ध्यान रखना, यह कथन इम्पोर्टेंट है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी का ही यह कथन है। तो दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं 143 नंबर प्रश्न पर। 143 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। PGT BPSC PGT 2023 का प्रश्न है।
सोच लीजिए एक्सप्लेन से प्रश्न आया है। एक्सप्लेन इसीलिए कहते हैं एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है। कहिए तो मैं प्रश्न प्रश्न करवा दूंगा, अगली वीडियो से प्रश्न प्रश्न आएंगे, ठीक है। सिर्फ प्रश्न ही आप सभी को डील करवाए जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोग एक्सप्लेन के लिए फिर बुक खरीदना जाकर, बुक की मार्केट में कीमत सब 500 से प्लस है, 500 के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो 143 नंबर प्रश्न है, तो इसका ई हो जाएगा। यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, यह है, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहला? अभी ऊपर हम लोग एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, जेएससी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। तो पदावली के कारण यह मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, 145 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल के उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई है? तो पदावली पर। 2020 यूके पीजीटी। कहीं कितनी बार रिपीटेड होते हैं प्रश्न? दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 146 नंबर प्रश्न। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उन्हें यहाँ उत्सव रूप में है, उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह बताना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ठीक। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और काम भाव और शरीर का सौंदर्य किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। यह टीजीटी 2021 का प्रश्न देख लीजिए, टीजीटी 2021 का प्रश्न बहुत तगड़े बनाता है टीजीटी प्रश्न यूपी के एग्जाम्स में, ठीक। रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसकी है पुस्तक? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं कि काम भाव और शरीर सौंदर्य इनके उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसीलिए चिर परिचित होते हुए भी वह चिर नवीन है। इसलिए यह क्या है? चिर परिचित होते हुए वह चिर नवीन है। 2013 टीजीटी का प्रश्न है, देसिल वहना सब जन मिठा, ठीक है। देसिल वहना सब जन मिठा या विद्यापति की पदावली से लिया गया पंक्ति है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अपना देश अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकार मैंने इसकी रचना की है, यही जानकर इसकी मैंने रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है, विद्यापति ठाकुर था इनका नाम, ठीक है। विद्यापति ठाकुर नाम था इनका, और मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम क्या था? मैथिल ठाकुर। यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पओ और हट्टा, ठीक है। यह पूरी दे दी गई है पंक्ति, तो यह विद्यापति की पंक्ति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न बन गए हैं दोस्तों? सोच लीजिए, आधे से ज़्यादा प्रश्न 20 प्रश्न बन गए हैं लगभग इसी से। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव उपाधि से विभूषित किया गया है? तो विद्यापति से। यह 2 बड़ा प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी 2005 और टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। विद्यापति ने ओयनवार, क्या दोस्तों? विद्यापति ने ओयनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट और माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओयनवार कुल श्रीमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। चलिए दोस्तों, 150 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? यह बताना। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? यहाँ पर लिखा हो महाराज शिव सिंह के विद्यापति आश्रित कवि थे, इतना याद रखना। अभिनव जयदेव की उपाधि उन्होंने ही दी थी, शिव सिंह जी ने दी थी। तो यहाँ पर होना चाहिए सी, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए कि मिथिला निवासी थे, महाराजा शिव सिंह के सभा पंडित थे, ठीक है। सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें उपाधि प्राप्त थी कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, ये याद रखना, कवि कंठहार की उनको उपाधि थी, पंचानन की उपाधि थी, अभिनव जयदेव की उपाधि थी, ठीक है। तो इतनी उपाधियां थी, कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, इतनी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा बोरिंग लगती होगी क्लासेस, देखो मोटिवेशन चीज़ें अपने मन से ही आती हैं कि आप सभी को TRE 4 में 1 वैकेंसीज 1 सीट लेनी है, तो आप सभी को यह क्लासेस करनी ही पड़ेगी। पीजीटी टीजीटी में अगर आप सभी को लेना है वैकेंसी है, तो यह क्लासेस आप सभी को करनी ही पड़ेगी, ठीक। कोई उपाय है ही नहीं इसका। चलिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये देखने वाला है। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभाग सागर नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उत्तराधिकार दयाभाग की व्यवस्था दी गई है।
तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह चलिए छोड़िए दोस्तों, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 151 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? पंथी साधकों में कन्हपा का नाम शामिल नहीं है, इसे चेंज हो गया, तो यह आप लोगों को देखना पड़ेगा। कन्हपा, सबरपा, सरहपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकुरिपा, यह सब क्या थे? सिद्ध पुरुष थे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य के कवि थे। ठीक है, कन्हपा, सबरपा, सरहपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकुरिपा। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उन्हें उसमें थे चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ, ठीक है, भरथरी, जलंधरी पाव थे, आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो इतने नाम याद रखना है आप सभी को। चौरंगी नाथ, यहीं से प्रश्न बन जाएगा। चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ और भरथरी, जलंधरी पाव। ठीक, इतने आप सभी को याद करने ही पड़ेंगे, कोई उपाय ही नहीं है। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं आगे। नाथ साहित्य की कवियों के नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूपों में दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 152 नंबर प्रश्न। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, यह बताना है आप सभी को। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? कुकुरिपा का नहीं है, सबरपा का नहीं है, सहरपा का नहीं, किसका नहीं है? गोपीचंद का नहीं है। ठीक है, गोपीचंद नाथ साहित्य से संबंधित है, ये भी याद रखना। डी नंबर प्रश्न हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 154 नंबर प्रश्न पर। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, इतना याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 155 नंबर प्रश्न है। अगर सभी दोस्तों आप सभी को 80 में से 85 लानी है तो यह गलती से निकल गया, 80 में से 85 नहीं होता है भाई, 80 में से 75। 80 में से 75 अगर आप सभी को प्रश्न सही करने हैं तो यह सीरीज आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। यह बार बार कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि व्यूज़ और ये सब चीज़ें कम आती हैं, तो इसलिए आप बार बार कहते हैं कि आप सभी लोग शायद शेयर कर दें और मेरा भी सपोर्ट करते रहें। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो आदिनाथ थे। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यह प्रश्न कब पूछा गया? 2010 पीजीटी का प्रश्न है। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ, गोरखनाथ, ज्वलेंद्रनाथ और कारिणीनाथ, ठीक, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और भरतनाथ, गोपीचंद्रनाथ। अभी गोपीचंद्र ऊपर आया था तो गोपीचंद्रनाथ नाथ साहित्य से संबंधित हैं। चलिए 156 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है नवनाथों में? तो गोरखनाथ सम्मिलित है, नागार्जुन सम्मिलित है, जड़ भरत सम्मिलित है और देवसेन सम्मिलित नहीं है नवनाथों में। दोस्तों यह 2000 प्रश्न का है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न। सोच लीजिए एक भी प्रश्न कहीं से छूटा नहीं। नेट जेआरएफ के भी प्रश्न आप सभी को करवा दिए जाएंगे यहीं पर, तो इसी से अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो नेट जेआरएफ भी नेट तो निकल ही जाएगा आप सभी का। गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत नवनाथों में सम्मिलित किए जाते हैं। देवसेन आदिकालीन जैन कवि हैं। कौन है? देवसेन आदिकालीन जैन कवि हैं। और श्रावकाचार देवसेन की प्रमुख रचना है। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? 50 बार पूछा गया प्रश्न है, तो किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर पढ़ लीजिए पहले। ये राजकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह माना जाता है, इसको याद रखेंगे तब भी ठीक। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भर्तहरि और गोपीचंद्रनाथ, यह रामकुमार वर्मा के द्वारा है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर और मलयार्जुन। तो यह है गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार। चलिए दोस्तों 157 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 का प्रश्न है। इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? तो नाथ पंथ से संबंधित कौन कवि है? इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नाथ पंथ से संबंधित कौन कवि है? जड़ भरत हैं, ठीक है, तो ये तो है नागार्जुन है, ठीक, तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए, जड़ भरत भी दिया हुआ है, नागार्जुन भी दिया हुआ है, ठीक है, भट्ट केदार है नहीं इसमें, ठीक है, तो एक उपयुक्त में से एक से अधिक, तो नागार्जुन, जड़ भरत है। देख लीजिए टीजीटी परीक्षा टीआरई 2 का प्रश्न है, ठीक है,
ये इम्पोर्टेंस है प्रश्नों की, डायरेक्ट रिपीटेड प्रश्न आते हैं। नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 नाथ है। यह अभी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न, नाथों की संख्या 9 है। नवनाथ इनको कहा जाता है। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हुआ था, किसमें? टीआरई 4 में। 159 नंबर प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? तो नाथों की संख्या 9 मानी। यह 2022 का प्रश्न है, एनवीएस टीजीटी, मतलब डायरेक्ट रिपीट कर देता है एनवीएस केवीएस चाहे जो हो एग्जाम, डीएसएसबी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नौ नाथों की संख्या 9 बताई गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी बाकी देख चुके हैं हम लोग, बार बार वही एक्सप्लेन नहीं पढ़ना चाहिए। 160 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ जी माने जाते हैं और गोरखनाथ भी माने जाते हैं। ठीक है, तो दो में आप सभी को कन्फ्यूजन मिलेगी। 161 प्रश्न देख लेते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? तो गोरखनाथ थे। अगर मत्स्येंद्र नाथ आ जाता तो ये, और वो जो मत्स्येंद्र नाथ ऑप्शन होता है वो कुछ को मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, 162 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गोरक्षनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्र नाथ नाम है, गोरक्षनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। चलिए, ये देखो यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ दे दिया गया है, कहीं कहीं यह कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, कितने नंबर? 162 नंबर। तो हम लोग आ गए हैं 163 नंबर प्रश्न पर। नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है यह। ठीक है, हा का अर्थ है सूर्य, हा का अर्थ है सूर्य, और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। ठीक है, हठ योग कहलाता है। हा का अर्थ सूर्य, ठा का योग चंद्र, एक दोनों का अर्थ, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया, ये इंपॉर्टेंट है। 164 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है। यूके मतलब उत्तराखंड है। हठ योग का उपदेश किसने दिया है? तो हठ योग का उपदेश गोरखनाथ जी ने दिया है। 165 नंबर प्रश्न है कि सिद्धों की साधना शून्य का पूरक तत्व है वज्र। सिद्धों की साधना के शून्य का पूरक तत्व वज्र है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये देखने वाला नहीं, इससे प्रश्न नहीं बनेगा। जो भी प्रश्न बनेगा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। 166 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा गया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया है? अपभ्रंश, डिंगल, और कौन सा ऑप्शन में है? अहट और संधा, संधा भाषा कहा गया। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे इसको संध्या या संधा भाषा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं तो बार बार डिस्कशन वही चीज़ें एक्सप्लेन नहीं पढ़ेंगे। 167 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध साहित्य के निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, यह सही सिद्ध साहित्य के विषय में सही नहीं है, क्योंकि संधा भाषा में हुआ। क्या? संधा भाषा में हुआ है। ठीक है, और देख लीजिए बाकी ऑप्शन, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की तरफ है, और सिद्ध साहित्य के प्रथम का सराहना है, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एक ही लाइन में पूछ दिए गए प्रश्न, यहाँ तो 4 दे दिए गए हैं। पीजीटी 2004 का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों दोहों में हुई है, ये भी सही है। तो इनकी भाषा कौन सी है? संधा भाषा है, याद रखना। यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर तोसी तोरी, यह आरपीसी के लिए एग्जाम जो होगा, ये आरपीसी ग्रेड 1 ग्रेड 2, ठीक, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिम भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में नहीं हुआ, विकल्प डी असत्य है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 168 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो हिंदवी शब्द का अबू सईद ने किया है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो अबू सईद ने किया है, इंपॉर्टेंट है। तो 168 नंबर प्रश्न हो गया है, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अबू सईद ने किया है। 2021 टीजीटी का प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए, इसका एक्सप्लेन पढ़ लेंगे तो अबू सईद से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता इतिहासकार अबू सईद माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तुर्क हिंदुर तानिया मन हिंदवी गोयम जवाब, परंतु अबू सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। ठीक है, याद रखना। 169 नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित किसकी रचना है? तो वादिराज की है, ये इंपॉर्टेंट है, टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, इसको निकाल लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वादिराज हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह ये एक्सप्लेन पढ़ने वाला है दोस्तों। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं,
इस ग्रंथ में उन्होंने आचार्य गृध्र पिच का उल्लेख किया। किसका? आचार्य गृध्र पिच का उल्लेख किया है। इन्हें सध्याद्य विद्यापत भी कहा जाता है। किसे? सध्याद्य विद्यापत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वादिराज जी को कहा जाता है। तो वादिराज पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, इतना याद रखना। आदिकालीन जैन साहित्य हैं श्रवकाचार्य देवसेन। आदिकालीन जैन साहित्य हैं श्रवकाचार्य जैन साहित्य। तो आदिकालीन जैन साहित्य श्रवकाचार्य के लेखक देवसेन है। देवसेन ऊपर प्रश्न भी पूछ चुका है। देवसेन क्या सिद्ध साहित्य? नहीं। नाथ साहित्य से संबंधित नहीं, यह जैन साहित्य से संबंधित है। कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभा सूरी जी की है। तो कुमारपाल प्रतिरोध किसकी है? प्रतिरोध किसकी है? सोमप्रभा सूरी जी की। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरतुंग की है। और चिंतामणि पूछा जाए तो चिंतामणि किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेमिनाथ रास सुमित गढ़ की है। किसकी? सुमित गढ़ की है नेमिनाथ रास। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 170 नंबर प्रश्न। यह मिलान करना है आप सभी को, देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कब का पूछा गया प्रश्न? बीपीएससी पीजीटी का प्रश्न है। देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है बीपीएससी पीजीटी में, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, यहाँ पर आई जाइए। पंडित सैल सत्य बखड़ई देहें बुद्ध बसंत झाड़ई 12 बरस लय कुकुर जीवे। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। 12 बरस लय कुकुर जीवे और 13 वर्ष लिए जिये सियार। ठीक, तो किसकी है यह? तो यह किसकी है? जगनिक की है। ठीक है। और जाति ओझा पाती ओझा बड़ कौशल तू। अच्छा, एक इसका बी का तीसरा है। चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अपनाएंगे। बी का तीसरा प्रश्न है, तो यह बी का तीसरा सिर्फ इसमें है, तो यह सी नंबर प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ए का दूसरा है पंडित साल सत्य बखड़ाई देहें बुद्ध बसंत जड़ाई। किसकी है? यह किसकी है रचना? ठीक है, तो सरहपा की है। चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने से बढ़िया है। पंडे साल वो जो दिया हुआ सरहपा की है। 12 बरस लय कुकुर जी है जगनिक की है, यह परमाल रासों से मुझसे ली गई है। ठीक है, परमाल रासों से। और बड़ कौशल तो राधे लास्ट में आधे है। ठीक, विद्यापत की है। जाति ओझा पाती ओझा रैदास जी की कवि है। तो आगे पूरी पंक्तियां देख लेते हैं। जाति ओझा पाती ओझा रैदास की पंक्ति है। ठीक है, इतना याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें याद अगर आप सब लोग दिमाग में डालते हैं तो आप सभी का एलिमिनेशन मेथड से ही प्रश्न हो जाएगा। सरहपा रैदास भक्तकाल के तथा सरहपा जगनिक और विद्यापत आदिकालीन कवि हैं। तो रैदास कब के हैं? भक्तकाल के कवि हैं। जाति ओझी पाती ओझी। ठीक है, ये सब चीज़ें रैदास जी ने कहा है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? तो रामचंद्र सूरी हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। ठीक है, रामचंद्र सूरी हैं। निर्भय भीम देख लीजिए, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। जैनाचार्य थे तथा सिद्धराज सै जयसिंह व कुमारपाल का राज्याश्रय प्राप्त था। ठीक है, सुधा कलश तथा कुमार विहार शतक के इनके ग्रंथ अन्य ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं 172 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि बीपीएससी टीजीटी 2023 का प्रश्न है। तो इसमें आदिकाल के कवि कौन है? हृदयराम प्राणचंद्र नाभादास। नाभादास किसके हैं? तो नाभादास भक्तकालीन कवि हैं। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप सभी का उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो आगे आ जाइए। हृदयराम नाभादास और प्राणचंद्र, जिसे प्राणचंद्र चौहान कहते हैं, भक्तकाल के कवि हैं। हृदयराम नाभादास और प्राणचंद्र सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये सब लोग। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 173 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी पुस्तक है? तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? ठीक है, और श्रवकाचार्य तो देवसेन की है। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। श्रवकाचार्य देवसेन की, प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की है। और कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभ सूरी की है। और चलिए तीन ही मिला लेते हैं पहले। यहाँ पर आ जाइए, हो सकता है प्रबंध चिंतामणि, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मिला लीजिए। प्राकृत प्रकाश वारुरुच की है, श्रवकाचार्य देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की है, जैनाचार्य मेरतुंग, और कुमारपाल प्रतिरोध स्वयंप्रभ सूरी की है। ठीक है, तो प्राकृत प्रकाश याद रखना वारुरुच की है। बस यही थोड़ा कन्फ्यूजन थी मुझे भी। चलिए दोस्तों हो गए प्रश्न। अगला चैप्टर आप सभी का भक्तकाल क्या है? भक्तकाल है। आगे से हम लोग भक्तकाल डिस्कशन करने वाले हैं और भक्तकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही डिस्कशन किए जाएंगे। हो सकता है एक्सप्लेन
धीरे धीरे डिस्कशन किया जाएगा और नहीं भी ज़रूरत होगी तो नहीं भी किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट इसका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से जल्द। कल से हो सकता है प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जो टीजीटी पीजीटी हिंदी से साहित्य से संबंधित प्रश्न कहीं से भी पूछे जाते हैं, आप लोग उसको शेयर कर दीजिए दोस्तों थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, आप सभी के लिए सीरीज चलाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।